अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। और ज़्यादातर जो आज खबरें हैं जनाब वो हैं कोर्ट से। ऐसा लगता है कि आजकल अदालतों में और कोई किसी का केस नहीं सुना जाता, सिर्फ पीटीआई और पीटीआई के लीडर्स और उनकी ज़मानतें और उनके इलेक्शंस और उनकी तबीयत ख़राबी और उनके ज़िमनी दरख्वास्तें और ये सब ही चलता रहता है, क्योंकि केसेस ही इस बड़ी तादाद में हैं और इस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है अदालतों का कि उसके बाद सिवाय ये सब कुछ देखने के कि आप रोज़ अदालतों में हर रोज़ एक नया बहाना, एक नया तमाशा देखें और कुछ रह नहीं जाता। बहरहाल ख़बरें हैं जी अदालतों से, कौन कौन सी आपको बता दें। इद्दत केस का आपको अहवाल बताएंगे, फिर आज जो फ़ौजी अदालतों का केस था उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से अदालतों से ही खबर है जो रिकाउंटिंग में मज़ीद पीएमएलएन को कुछ नशिस्तें दिलवाने की कोशिश थी, उसके ऊपर क्या फ़ैसला किया अदालतों ने। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि आज जो है साइफ़र केस के मामले में भी और दीगर केसेस के हवाले से भी क्या अपडेट्स रहीं। और फिर ये भी बात करेंगे कि साइफ़र केस नहीं, ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें ज़मानत का जो केस था खान साहब का, उसके अंदर क्या अपडेट रही। तो ये सब खबरें होंगी जी अदालत से जुड़ी हुई। इसके बाद आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ एक और मामला उठा लिया है और इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक अफसोसनाक खबर भी है गुजरात से, यहाँ पर क्या हुआ है अब ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और शेख रशीद साहब भी बड़े अरसे बाद कुछ ना कुछ बोले हैं, उन्होंने भी कुछ खामोशी अपनी तोड़ी है, तो उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। ये सब खबरें हैं जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करते हैं फ़ौजी अदालतों से। फ़ौजी अदालतों की आज हेयरिंग होना थी और सबकी नज़रें थी, क्योंकि बहुत अहम मामला इस वक्त बन चुका है, ख़ास तौर पर मियाँ इबाद फ़ारूक और हसन न्याज़ी से मुतल्लिक़ के इन लोगों का कुछ अता पता नहीं है। फ़ैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसकी वजह से फ़ैमिली ज़ाहिर है बहुत मुस्तरब भी है, परेशान है। तो आज इस केस की समाअत हुई, तो इसके ऊपर पहली तो ये चीज़ हुई कि जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें जस्टिस साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, उनकी तरफ से एतज़ाज़ हसन साहब भी इसमें फ़रीक हैं, तो उन दोनों की तरफ से भी। और फिर जस्टिस साहब ने ख़ास तौर पर ये कहा कि ये जो मामला है इसको लार्जर बेंच को भिजवाया जाए। आपको बता दूं कि इस वक्त जो मामला है ये 6 रुकनी बेंच सुन रहा है, लेकिन इसके ऊपर साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने इस्तदा ये कर रखी है कि इसको लार्जर बेंच में तश्कील दिया जाए और फिर सुना जाए। तो पहले भी उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई थी, आज फिर की गई, तो जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी में भिजवा दिया। ये वही कमेटी है जो कि बेंचेस तश्कील देती है, जिसमें आपको मालूम है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और बाकी 2 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठते हैं इस कमेटी में। तो अब वो ज़ाहिर है एक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर है, तो ये तीनों के पास अब मामला कमेटी में चला गया है कि लार्जर बेंच बनना है या नहीं, तो इसके ऊपर हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन इसके अलावा आज ये ज़रूर कहा गया है कि वो 20 लोग जिनको ईद से पहले रिहा किया गया था, उनके केसेस में जो फ़ैसले आए थे उन फ़ैसलों को रिकॉर्ड पर लाया जाए। उनके अहल खाना की तरफ से भी, वकुला की तरफ से भी ये डिमांड की गई। तो ये हदायत कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन फ़ैसलों की जो नकूल हैं या जो भी वो फ़ैसले हैं उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, सामने लाया जाए। इसके साथ साथ जो आज के दिन की ख़ास बात थी वो थी बुनियादी तौर पर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का वहाँ पर एक जज्बाती मुकालमा जज साहिबान से। जब ये समाअत तकरीबन मुकम्मल हो रही थी तभी अचानक से हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और हसन न्याज़ी के वालिद भी हैं, वो आज रोस्ट्रम पर अचानक आ गए और उन्होंने आकर फिर जज साहिबान को मुखातिब करते हुए बड़े जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है वो 6-7 दिन से लापता है एक तरह से, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है, उससे मुलाकात नहीं कराई जा रही, कुछ उसके बारे में ख़बर नहीं दी जा रही। और मैं बाप हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किससे कहूँ, और मुझे नींद नहीं आती रात को, तो मैं बहुत मुस्तरिब हूँ। और जिस तरह से उन्होंने ये बात की, तकरीबन वो आप दीदा हो गए, जज्बाती थे, तकरीबन रो दिए। और उसके ऊपर फिर जो जज साहिबान थे उनकी तरफ से ये अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई कि हसन न्याज़ी साहब का जो मामला है उसके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। और उन्होंने उन्हें कहा कि आप हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब से मिलें और जो भी ये मामलात हैं मिलिट्री में, जो भी इंतज़ामिया उनके साथ मिलकर
इनकी मुलाकात को बंदोबस्त करवाएं, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन लेके दें ताकि उनको पता चल सके कि हसन न्याजी किस कंडीशन में है। तो अब ये अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है। वी होप कि इसके ऊपर फौरी अमल दरामद भी हो सके। और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब जब बाहर समात के बाद आए तो फिर वहाँ पर भी जो सहाफ़ियों से उनकी टॉक हुई उसमें भी उन्होंने यही बात की कि जो भी सूरत हाल है वो कहाँ है, किस हाल में है, खुदा न खास्ता अगर उसे कत्ल भी कर दिया है तो मुझे बताया तो जाए, मुझे ऑन बोर्ड लिया जाए। इस तरह से आप बिल्कुल ही किसी के बारे में कुछ बताएं ही ना, तो ये एक बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल है। तो अगर उसने कुछ किया है, कुछ नहीं किया, कुछ भी मामला है, जो कुछ भी है उससे मुतालिक वो मेरे सामने तो लाया जाए ना, मुझे ऑन बोर्ड तो लिया जाए, मुझे बताया तो जाए कि क्या मामला है। तो हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब आज काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब इमरान खान साहब के बड़े नाक़िद रहे हैं, आपको मालूम है। हसन न्याजी साहब जो उनके बेटे हैं वो आपको पता है कि इमरान खान साहब की नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। और अब ये ख़ानदान एक अजीब डिवाइडेड सा बेचारा ख़ानदान हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ जो हसन न्याजी की वालदा हैं वो ज़ाहिर है वो भी अपने भाई के साथ खड़ी हैं, और इधर जो हसन न्याजी साहब हैं वो अदरवाइज़ ख़ान साहब के नाक़िदों में से हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो नाक़िद हों ख़ान साहब के या ना हों, असल बात तो ये है कि बाप की हैसियत से तो उनके लिए ये तकलीफ़ दे अमर है कि उनके बेटे से मुतल्लिक अगर कोई ख़बर नहीं आ रही। इसी तरह से जो आद फ़ारूक साहब की फैमिली है वो भी परेशान है। शहजाद फ़ारूक की भी मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, वो भी यही बात कह रहे थे कि हमें तो उल्टा इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया है या वो कर दिया गया है। उन्होंने तो ये बात की कि शायद उन्होंने ख़ुदकुशी की वगैरह, जो मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुकी हूँ। तो इसके ऊपर जो है अब बड़ी सिचुएशन सीरियस है और ये दबाव अब बड़ा है। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक आध दिन में ही इसके ऊपर उन्हें वाज़े तौर पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी दोनों की, या मुलाकात करवानी पड़ेगी। और आज मैं देख रही थी हसन अयूब साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, उनका ये ट्वीट था कि जी वो खैरियत से हैं और मिलिट्री कस्टडी में ही है, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। तो भाई आप अपने करीबी सहाफ़ियों को अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनके वालिदैन को ही दे दें ताकि उनको ही करार आ जाए। ये अजीब तमाशा है कि टाउट्स के ज़रिए आप जो है वो बता दें कि जी सब अच्छा है और ये सब वावेला कर रहे हैं। तो भाई आप उन्हें वावेला करने का मौका ही क्यों देते हैं? आप जो रूटीन की उनकी मुलाकात थी, पहले भी होती थी, आप वो करवाते रहते तो उन्हें ये वावेला करने का मौका ना मिलता। जब आप नहीं करवाते, जब आप बीच में से बंदे गायब कर देते हैं तो जाहिर है अगले बंदे फिर क्या करें, वो तो तड़पेंगे, तो वो तो फिर बात करेंगे। तो ये वाली सूरत हाल है। तो बहरहाल लेट्स सी कि इसके ऊपर अब वी होप कि थोड़ी पेशरफ्त होगी, एक आध दिन में कुछ ना कुछ सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। अल्लाह करे कि सब खैरियत हो। बाकी जी अदालत की तरफ से आज इमरान खान साहब के अलकादिर ट्रस्ट केस में जो ज़मानत का मामला था उसके ऊपर समाअत होनी थी। लतीफ़ खोसा साहब इस केस में इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं आज के रोज़, और अब अगली जो समाअत है इसकी पीर को होनी है और उसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल देंगे। साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि जी इम्कानात वाज़े हैं कि ज़मानत हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऑनेस्टली ऐसे कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। क्योंकि अव्वल तो ये कि अभी सिर्फ लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल मुकम्मल हुए हैं, फिर आगे जो है प्रोसिक्यूटर के दलाइल होंगे। पहले तो अव्वल तो प्रोसिक्यूटर पता लगेगा आया ही नहीं, फिर वो एक और तारीख लेगा, फिर वो आएगा तो वो कहेगा जी मुझे तो 4 कोई समातें चाहिए दलाइल देने के लिए। तो ये सब तमाशा किया जाएगा और इस पर अल्टीमेटली जो है वो इस मामले को खींचा जाएगा, ज़मानत वाले उस वक्त तक खींचा जाएगा जब तक कि इस केस का फ़ैसला ही ना आ जाए। ये केस बेसिकली अडयाला जेल में इसकी समातें हो रही हैं, आपको पता है वहाँ पे नैब के जज जो है वह जाते हैं और जाके समातें कर रहे हैं, और आजकल वहाँ पे गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं। तो गवाह चूँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही बना लिए थे जल्दी में, तो मेरा ख्याल है कुछ 50-55 के करीब गवाह हैं, जिनमें से कोई 20-25 के करीब गवाहों के बयानात कलम बंद हो गए हैं। तो अब बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि ये ज़मानत वाले मामले को इतना लटकाएंगे कि उस वक्त तक जो उस केस का फ़ैसला ही आ जाएगा, और फिर ज़मानत के ऊपर फ़ैसला हाँ या ना जो भी हो वो वैसे ही गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी फिर उन्हें इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। और बाकी भी जितने केसेस हैं खान साहब के वो उसी तरह लिंगर ऑन किए जाएंगे, लंबे किए जाएंगे, ताकि इमरान खान साहब को उस केस में सज़ा सुना दी जा सके। तो इसी वजह से आज भी हम देख रहे थे कि वैसे तो बड़े अच्छे दलाइल थे लतीफ़ खोसा साहब के, बज़ाहिर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं लग रही ऐसे कि जिसमें ज़मानत ना मिले, लेकिन नीयत ना हो तो फिर काफ़ी बहाने मिल जाते हैं। इसी तरह से ये जो इद्दत केस का मामला था इसमें फिर आज वही हरकत थी। जो रिजवान अब्बासी है वो आज भी यहाँ पे पेश नहीं हुए, जो प्रोसिक्यूटर के वकील हैं
और उन्होंने कहा जी इस्तदा कर दें कि जी मुलतवी कर दें समात। जज साहब ने कहा नहीं जी समात मुलतवी नहीं होगी, चले हम 2 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं, तब तक वो आ जाए। और फिर अल्टीमेटली अब आखिरी जो खबर आई है इस केस में वो ये आई है कि जज साहब ने ये फ़ैसला किया है कि अब फौरी तौर पर पहले जो सज़ा मुअत्तल होने की इस्तदा थी PTI के वकला की तरफ से, तो वो इस्तदा को उन्होंने फ़िलहाल मंजूर नहीं किया और कहा है कि जी अब हम इस केस का मेरिट पर ही फ़ैसला सुनेंगे। यानी कि अव्वल ये होता है कि पहले ये कहा जाता है कि जी पहले आप पहले मरहले में सज़ा मुअत्तल कर दें, उसके बाद फिर तफसील से उसके ऊपर बाद में होती रहेंगी चीज़ें कि जी मेरिट पर कि जी सज़ा ठीक थी या नहीं थी, और सारा कुछ जो मामला केस को मेरिट पे बाद में सुना जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि जो मुलज़िम है उसको एक दफ़ा रिहाई मिल जाए और उसके बाद फिर जो भी केस का मेरिट है उसके ऊपर बाद में जितने मर्जी टाइम लग जाए। लेकिन साइफ़र केस में भी और अब इद्दत केस में भी, दोनों केसेस में ये किया गया कि जी सज़ा को मुअत्तल नहीं किया गया और डायरेक्ट ही मेरिट के ऊपर जो है केस सुनने का फ़ैसला कर लिया गया। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि अगर केस में जान ना हो तो फिर सीधा बरियत ही मिल जाती है, लेकिन फ़िलहाल इसका मकसद ये नहीं है कि इमरान खान साहब को बरी ही कर दिया जाएगा और फटाफट इसलिए इस तरफ लेके गया। फ़िलहाल इसका मकसद ये है कि सज़ा फ़िलहाल मुअत्तल करना मकसूद नहीं है। फ़िलहाल उनका इसमें मकसद ये है कि सज़ा मुअत्तल ना हो, इसीलिए साइफ़र केस भी सज़ा मुअत्तल नहीं की गई, इद्दत में भी सज़ा मुअत्तल नहीं की गई, बल्कि डायरेक्ट मेरिट पर सुनना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है जब बात मेरिट पर चली जाएगी तो फिर उसमें लंबी हेयरिंग्स होंगी, तफसील से हर चीज़ एक एक बारीक बारीक नुक्ता हर एक के ऊपर बात होती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें फिर टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो अब इसका मतलब है जो इद्दत केस में भी फ़ौरी एक चांस था कि जी अगर सज़ा मुअत्तल हो जाएगी तो बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, तो जानबूझकर इसमें सज़ा मुअत्तल नहीं की गई। इस चक्कर में अब बुशरा बीबी साहिबा को मुसलसल जेल में ही रहना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। और उस वक्त तक फिर वही होगा कि अलकादर ट्रस्ट में भी बुशरा बीबी को भी और इमरान खान, फिर दोनों को सज़ा हो जाएगी। तो इस तरह बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ही मुस्तकिल जेल में ही रहेंगे। तो इसलिए इसकी सज़ा फौरी मुअत्तल नहीं की गई बल्कि मेरिट पर सुनने का फ़ैसला किया गया है। और वो आप देख रहे हैं कि जो अभी सिर्फ सज़ा मुअत्तली पर ही वकील पेश नहीं हो रहा और लंबी लंबी तारीखें मिलती रही हैं, तो जब मेरिट पर बात होगी तो फिर आप क्या देखेंगे। यही कुछ सूरत हाल हमें साइफ़र केस के मामले में भी नज़र आती है। बहरहाल साइफ़र केस तो अब अगले हफ्ते में उसकी समाअत होगी फर्दर। ये इद्दत केस की सारी कार्रवाई थी। अब जी अदालती कार्रवाइयों में आखिरी बात बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फैसले इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल आ रहे हैं उसके ऊपर अलबत्ता अदालत ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया मुख्तलिफ कोर्ट्स की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, जहाँ पर आज 2 इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस हैं उनको कलअदम करार दिया गया है। और ये भी साथ कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपने मामला दुरुस्त तौर पर चलाए। हम नहीं चाहते कि आईनी इदारे में मुदाखलत करें, लेकिन ये इस किस्म के फ़ैसले हैं कि इसके ऊपर फिर हम जाहिर है मजबूर हैं कि हमें मेरिट पर फैसला करना है। तो अदालत ने 79 गुजरांवाला से एहसानुल्लाह विर्क की दोबारा गिनती का जो नोटिस था वो कलअदम करार दिया। इसी तरह PP 133 कसूर अजीमुद्दीन लखवी का भी जो दोबारा नोटिस था वो भी कलअदम। यहाँ पे बेसिकली दोनों PTI के उम्मीदवार जीते हुए हैं और नून लीग वालों ने पहले एक दफ़ा रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी, उस रिकाउंटिंग में भी PTI वाले ही जीते रहे, तो उन्होंने अब दोबारा इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी कि एक दफ़ा फिर रिकाउंट किया जाए, और इलेक्शन कमीशन भी फौरी मान गया कि हाँ जी बिल्कुल रिकाउंट होगा। तो उसकी वजह यही है कि इन्होंने अब उसके ऊपर मज़ीद स्टैंपिंग कर ली होगी कि वोट ज़्यादा मुस्तरद करके इनको फिर से जितवा दिया जाए, PMLN को 2 और नशिस्तें। तो अब बहरहाल अदालत ने यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंड लिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ये जो रिकाउंट के नोटिस थे इनको कलअदम करार दे दिया। तो फ़िलहाल PTI के पास ये नशिस्तें बरकरार हैं। तो ये थी जी अदालती कार्रवाइयों की सूरत हाल। अब मैं आपको बता दूं शेख रशीद साहब जो हमेशा बड़े सियासत में इन रहे हैं, लोग उनके बारे में सुनना चाहते रहे हैं, सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद वो चिल्ले काटे, इंटरव्यू दिया, फिर PTI के कैंडिडेट के तौर पर उनको टिकट नहीं मिल सकी बल्कि वो हार गए अपनी नशिस्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के से, और उसके बाद फिर हमने शेख रशीद साहब को बिल्कुल खामोश पाया और वो मुस्तकिल ज़मानतें तो उन्हें मिल गई मुख्तलिफ़ केसेस में, लेकिन आज़ाद तो यानी वो हैं, लेकिन सियासत से तकरीबन वो किनारा कश हुए पड़े थे, अभी तक कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन आज उन्होंने थोड़ी गुफ्तगू ज़रूर की और उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने सारी ज़िंदगी टाइम गुजारा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ लिहाज नहीं किया। यही मामला परवेज़ इलाही साहब का, जैसे मैं उस दिन कह रही थी कि सारी ज़िंदगी शेख रशीद साहब हों, परवेज़ इलाही साहब हों, इन्होंने हमेशा जो यानी आप कह लें कि फ़ौज की बात की, उन्हीं की साइड ली, हमेशा हर मौक़िफ़ उनका सपोर्ट किया
और पहली दफ़ा अगर वो इसके ख़िलाफ़ गए हैं तो फिर परवेज़ इलाही साहब हों या शेख रशीद साहब हों, दोनों को ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगा है। और शेख रशीद साहब भी यही बात कर रहे थे कि 4 दफ़ा मैंने चिल्ला काटा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि पीटीआई या उस और किसी जलसे जुलूस का जब उनसे सवाल किया गया कि जी आप आगे करेंगे, तो उसमें कहा कि जी मेरा इमरान खान से ताल्लुक़ था और वो है, ये शेख साहब ने बात की। तो ये उनकी जी है, यानी असल बात वही आ जाती है कि शेख साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, बाकी लोग हों, ये इसी इंतज़ार में है कि जब खान साहब तक उनकी डायरेक्ट किस्म की अर्ज़ी पहुंचेगी तो देखते हैं कि खान साहब उनके हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, चाहे वो वापस बाहर आके फ़ैसला करें या उनके साथ कोई मुलाकात को बंदोबस्त हो जाए, जो कुछ भी जिस तरह भी। लेकिन खान साहब की मर्ज़ी से ही इनकी जो सियासत है वो मशरूत हुई पड़ी है इस वक्त। और यही बात शेख साहब ने भी आज की कि 30 जून तक मैं खामोश रहूँगा, सियासत नहीं करूँगा, फिर उसके बाद देखेंगे हालात क्या हैं और फिर सियासत के हवाले से फ़ैसला करेंगे। अब आपको बता दें जी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए हैं पीटीआई की तरफ से, उसके बाद पीटीआई ने ये इस्तदा की थी कि उनका जो सिंबल है उन्हें वापस किया जाए और ये जो नाम शाम और सारा जो मामला है इसको, यानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको एक पार्टी के तौर पर जो है वो किया जाए ट्रीट। उसके ऊपर अब जी इलेक्शन कमीशन ने फिर एतराज़ आयद कर दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो इलेक्शन कमीशन जो एक तो टाइम से इलेक्शन नहीं करवा सका, पहले 2 सूबों के नहीं करा सका, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा सका, कभी उसने ज़िमनी इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाए, बल्दियाती इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाए, ये सब हम पिछले 2 सालों में देखते रहे। और उसके बाद जो जनरल इलेक्शन हुआ वो किस तरह का इलेक्शन था जिसको पूरी दुनिया ही ये कह चुकी है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी तौर नहीं था। और सिर्फ यही नहीं कि इसमें कोई एक नॉर्मल किस्म की बेज़ाब्तगियाँ हुई हों, कवायद की कुछ इधर उधर हुआ हो, बल्कि बाकायदा ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ, सहूलतकारी के साथ इलेक्शन को चोरी करवाया। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा एज मीडिया पर्सन, और ये सारी दुनिया ने देखा, सिर्फ हमने नहीं, जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर आए हुए थे उन्होंने भी देखा। और ये एक खुला सच है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का ये बदनुमा तरीन एक दाग है उसके माथे के ऊपर, ये वाला जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, तो अपना काम इस इलेक्शन कमीशन ने कभी ठीक से किया ही नहीं। कितने ही इसके और मामलात में जो फैसले आए वो कोर्ट से जाकर रिवर्स हुए। और ये इलेक्शन कमीशन जो अपना काम कभी ठीक से नहीं कर सका, ये इलेक्शन कमीशन जो खुद पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात ठीक से नहीं करा सका, और अब ज़िमनी इलेक्शन भी जो हुआ है ये भी किस कदर भोंडे तरीके से हुआ है वो भी सब ने देखा। और ये इलेक्शन कमीशन को हर वक्त अगर एतराज़ रहता है तो किस बात पर, कि पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। हर वक्त इसका एक ही मतलब होता है कि सिर्फ पीटीआई को इसने अगर महरूम रखना है उसके निशान से, उसके नाम से, उसकी मखसूस नशिस्तों से, तो ऐसी हर इस्तदा, हर दरख्वास्त ये सुनने के लिए तैयार बैठा होता है। अपना काम में ठीक नहीं कर सकता, लेकिन पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक होने चाहिए। ये दुनिया में इसका सबसे बड़ा प्राइम कंसर्न है। तो ये है जी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं हमेशा सिलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग ही कहती हूँ। तो ये अब इन्होंने फिर से एतराज़ आयद कर दिया और अब पीटीआई को इस पर नोटिस भी जारी कर दिए और 29 अप्रैल को इसमें जो है उन्हें जवाब दाखिल कराने की हिदायत की गई है। तो फ़िलहाल भी नहीं लग रहा है कि पीटीआई को उनका इंतखाबी निशान वापस देने के हवाले से कोई भी मूड नज़र नहीं आ रहा इसका इलेक्शन कमीशन का। आखिर में जी अफसोसनाक खबर है, गुजरात अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल है, ये डीएचक्यू अस्पताल है गुजरात का, इसके मुतालिक आज अफसोसनाक खबर ये सुनने को मिली। इनकी छत आज जो है वो गिर गई और उसके बाद मुतादिद जो लोग थे वो इसके मलबे तले आ गए। मरीज़ भी थे और ज़ाहिर स्टाफ के लोग भी, अहले खाना भी होंगे मरीज़ों के। ये बहुत अफसोसनाक ख़बर थी। एक शख्स जाँ बहक हुआ है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और ज़ाहिर है जो ओवरऑल एक इंतज़ाम और इंसराम था वो भी सारा दरम बरम हो गया। मुन्निस इलाही साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया और उनका ये कहना है कि ये जो पूरा यूनिट था ये मोहसिन नकवी साहब के दौर में उन्होंने कंप्लीट करवाया था और उन्होंने ही इसका इफ्तिताह भी किया था। और बेसिकली जल्दबाजी में जिस तरीके से वो चाहते थे बस हर वक्त कुछ ना कुछ वो करते नजर आए और लगे कि जी वो बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुन्निस इलाही साहब का ये कहना है कि जो इसमें मटीरियल था या जो भी इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो मयार के मुताबिक नहीं थी और इसी वजह से इसकी छत गिरी है। बहरहाल ये मुन्निस इलाही साहब का इल्ज़ाम है। इस बारे में अब ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है कि किसकी गफलत थी या कोई वाकई ऐसा जेन्युइन हादसा था, लेकिन ये एक बहुत सीरियस मामला है और ज़ाहिर है कि इसमें एक शख्स की जान भी चली गई है।
तो जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें करने का क्रेडिट ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो तामीराती काम है उसका सही तौर पर मेयार के मुताबिक होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्टली सेफ्टी जुड़ी हुई है लोगों की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।